पेश है सैफुल मलूक की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। एक समय में मिस्र में एक राजकुमार रहता था जिसका नाम सैफुल मलूक था। कहा जाता है सैफ इस धरती पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज्यादा सुंदर इंसान था। लंबा कद, चमकते हुए तांबे के रंग वाला चेहरा, ऊंचा और मासूम माथा, गहरी काली आंखें और लंबे घने काले बाल जो कंधों तक लहराते थे। वो बेहद बहादुर था, बेहतरीन शिकारी, माहिर घुड़सवार और तलवारबाजी में निपुण। राजकुमार सैफ ने अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं की। उसके राज्य में कोई ऐसी चीज नहीं थी, ना कोई पत्थर, ना नदी, ना कोई पुरुष या स्त्री जो उसकी संपत्ति ना बन सके। लेकिन एक रात उसने एक सपना देखा, एक ऐसा सपना जिसने उसकी नींद उड़ा दी और उसकी जिंदगी का रास्ता मोड़ दिया। उसने एक ऐसी झील देखी, ऐसी झील जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई, जो आसमान को छू रहे थे, और झील का पानी चांदनी में पन्ने की तरह चमक रहा था। उस झील में 7 परियां स्नान कर रही थी। नाजुक शरीर, हिरन जैसी पतली, दूध जैसी नरम और कोमल त्वचा, सुनहरी बड़ी बड़ी आंखें और काले रेशमी बाल। लेकिन उनमें से 7वीं परी की सुंदरता सब पर भारी थी। उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन था। लेकिन जब वो हंसती और बेफिक्री से पानी पर उछलती, तब सैफ के दिल में ऐसी खुशी और ऐसी उदासी जागती जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। सैफुल मलूक की आंखें आंसुओं से भर गई। बदरुल जमाल, उसने कभी इससे ज्यादा सुंदर कोई चीज नहीं देखी थी। अगली सुबह सैफ बेहद परेशान लग रहा था। बेटे, तुम इतने उदास क्यों हो? उसके पिता राजा ने नाश्ता करते हुए पूछा। पिताजी, जवान राजकुमार ने अपने दिल की बात कही, शायद मैं प्रेम में पड़ गया हूं। राजा खुशी से झूम उठा। ये तो खुशी की खबर है, शादी की तैयारी शुरू करो। कौन है वो भाग्यशाली राजकुमारी? कोई राजकुमारी नहीं, पिताजी, सैफ ने गंभीरता से जवाब दिया। फिर अचानक जोश में बोला, वो रानी है, परियों की रानी। राजा के चेहरे पर चिंता के बादल छा गए। सैफ, तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो? एक परी, वो एक उड़ने वाला जीव है, आग की रचना है। और फिर तुम एक इंसान जो मिट्टी का पुतला है, तुम उसे कैसे पा सकते हो? राजा ने सख्ती से सिर हिलाते हुए कहा, यह असंभव है। इस ख्याल को तुरंत दिल से निकाल दो, इससे तुम्हें सिर्फ दुख मिलेगा। लेकिन अब कोई फायदा ना था। बातचीत, समझाने या सलाह देने का समय बीत चुका था। सैफ का दिल पहले ही प्रेम की आग में जल रहा था। उसने अपने दिल से उस जादुई झील की खोज के लिए अनुमति मांगी जहां परियां स्नान करती थी, इस उम्मीद में कि वह उनकी रानी को पा सके। राजा ने भारी दिल के साथ अनुमति दे दी। राजा ने बेटे को दुआ दी और अपने इकलौते बेटे को रेगिस्तान की तरफ जाते देखा। 6 साल तक राजकुमार सैफ खोज करता रहा। मिस्र के कोने कोने में घुमा, सिकंदरिया से सीना तक। वो गलियों में भीख मांगता, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, जूते टूटे फूटे, प्रेम में पागल। लोग उसे पहचान नहीं पाते थे। देखो, पागल जा रहा है, वे हंसते और कहते। वो पागल जो पन्ने जैसे हरे पानी वाली झील और सफेद पहाड़ों की तलाश में है। भला किसी ने ऐसी जगह के बारे में सुना है? फिर वे हंसते और उसे शहर से बाहर निकाल देते। एक दिन जब वो काहिरा के बाहरी इलाकों में घूम रहा था, सैफ ने एक बुजुर्ग को देखा जो एक अकेले जैतून के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। शायद ये बुजुर्ग मेरी मदद कर सकें, सैफ ने सोचा। जब वो उनके करीब पहुंचा तो बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए नजर उठाई और बोले, ओह, आखिरकार तुम आ गए, राजकुमार सैफ। राजकुमार, कई सालों से किसी ने उसे इस नाम से नहीं पुकारा था। मगर सैफ अभी हैरानी जाहिर करता या अपनी हालत बताता, उससे पहले ही बुजुर्ग ने अपने चोगे की जेब में हाथ डाला और एक पुरानी भेड़ की खाल की बनी गोल टोपी निकालकर सैफ के हाथ में थमा दी। फिर उसकी आंखों में गौर से देखते हुए कहा, बेटा,
तुमने बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि तुमने हार नहीं मानी। बिना मेहनत के कोई कीमती चीज हासिल नहीं होती। सैफ ने हैरानी से उस पुरानी टोपी को अपने हाथों में उलट पलट कर देखा। शुक्रिया, उसने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मुझे इसका क्या करना है? बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, और क्या, इसे पहन लो। हैरान और परेशान सैफ ने धीरे से वो टोपी अपने सिर पर रख ली। जो कुछ उसके बाद हुआ उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ सुलेमानी टोपी पहनने वाला ही महसूस कर सकता है। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मशहूर जादुई टोपी थी, जिसकी शक्ति थी कि उसे पहनने वाला पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता था। अचानक एक तेज झोंका आया और सैफ के पैरों तले से जमीन निकल गई। अगले पल वो हवा में उड़ रहा था, चेहरों, जगहों, रंगों के तूफान में घिरा हुआ, कानों में गूंजती हुई गरज, और फिर एकदम उसके कदम मजबूती से जमीन पर जम गए। जब उसने आंखें खोली तो उसने ये दृश्य देखा। पन्ने की तरह हरा, आईने की तरह शांत, बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी हुई झील, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने सपने में देखी थी। सैफ खुशी से बेकाबू हो गया। मैं उसे यही पाऊंगा। मेरी तमाम मुश्किलें खत्म हो गई। वो बच्चों की तरह उछलता, कूदता, खुशी मना रहा था। अपनी खुशी में वो ये भूल गया था कि वो यहां कैसे पहुंचा। हजरत सुलेमान की टोपी के जिन्न की मदद से, जो इस समय इंसान के रूप में उसके पीछे खड़ा था। जिन्न ने गला साफ किया, राजकुमार सैफ, एक बात है। सैफ ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। क्या? जिन्न ने कहा, तुम परियों की रानी बदर जमाल को नहीं देख पाओगे। वे हमारी तरह आग से पैदा की गई है, इसलिए अपनी असली हालत में इंसान की नजरों से छिपी रहती है। सैफ ने बेचैनी से पूछा, तो फिर मैं उसे देखने के लिए क्या कर सकता हूं? जिन्न ने जवाब दिया, तुम दुआ कर सकते हो। 40 दिन लगातार दुआ का चिला करो, बिना खाए, पिए, सोए या अपनी जगह से हिले। तभी तुम बदर जमाल को देख सकोगे। ये कहकर जिन्न गायब हो गया। ये असंभव लग रहा था, मगर सैफ अब हार मानने वाला नहीं था। मैंने 6 साल उसकी तलाश में गुजारे, मिस्र की गलियों में भीख मांगता रहा। क्या मैं 40 दिन और बर्दाश्त नहीं कर सकता? इसलिए उसने झील के दक्षिणी किनारे पर कंकड़ियों का घेरा बनाया, उसके अंदर बैठकर आंखें बंद कर ली और दुआ में लग गया। वो दुआ करता रहा और करता रहा। सूरज डूबते ही और चांद निकलते ही सैफ की हालत दिन ब दिन कमजोर होती गई, लेकिन उसके इरादे में कोई कमी ना आई। वो दुआ करता रहा, और जैसे जैसे सूरज डूबता और चांद निकलता, सैफ की ताकत कमजोर होती गई। उसका चेहरा मुरझाता गया, दर्द बढ़ता गया और उसकी तड़प गहरी होती गई। उसने दिनों का हिसाब खो दिया और हर रात का इंतजार इस उम्मीद के साथ करने लगा कि शायद आज वो नजर आए। मगर बदर जमाल प्रकट नहीं हुई। एक रात जब सूरज की हल्की सुनहरी किरणें हिमालय की ढलानों पर पड़ रही थी और शाम का साया आसमान पर फैल रहा था, राजकुमार सैफ अपने घेरे में बैठा सोच रहा था कि क्या वो अगला दिन देखने के लिए जिंदा भी रहेगा या नहीं। शारीरिक रूप से वो पूरी तरह थक चुका था। उसका शरीर हार मानने को था, मगर उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ और शांत था। ये 14वीं का चांद था। चांद का वो पूरा चमकदार गोल चांद, जो काले मखमली आसमान में जगमगा रहा था। झील, पहाड़ों और खुद राजकुमार को अपनी रोशनी में ढक रहा था। ये दृश्य सैफ के दिल को सुकून से भर गया। अगर मैं आज रात यहां मर भी जाऊं, अगर मेरी आत्मा आज रात मेरे शरीर से निकल जाए, तो मैं भाग्यशाली होऊंगा। अचानक एक आवाज उसके कानों में गूंजी, ऐसी आवाज जैसे पक्षियों का एक बड़ा झुंड दूर कहीं पंख फड़फड़ा रहा हो। पहले दूर से, फिर करीब से। इसके साथ ही बारीक घंटियों की मीठी झंकार भी सुनाई दी, जैसे हजारों छोटी घंटियों की झंकार। सैफ ने ऊपर देखा। एक बड़ा बादल पश्चिम से झील की तरफ बढ़ रहा था। 7 परियां झील पर पहुंच रही थी।
शायद ये मौत के फरिश्ते हैं, मुझे वापस लेने आए हैं, सैफ ने सोचा। मगर वे फरिश्ते ना थे, क्योंकि राजकुमार सैफुल मलूक की मौत उस रात नहीं लिखी थी। उस 14वीं की रात सैफ उन कुछ इंसानों में शामिल हुआ जिन्होंने चिला पूरा किया, और उनसे भी दुर्लभ उन भाग्यशालियों में जो कोहकाफ की परियों को देख सके। ये परियां हर पूर्णिमा की रात झील पर नहाने आती थी, और उनकी रानी बदरुल जमाल थी। सफेद बादल धीरे धीरे झील के किनारे पर उतरा और उसमें से 7 सुंदरियां प्रकट हुई। सुंदर शरीर, काले बाल, सुनहरी आंखें और पीठ पर बड़े बड़े पंखों जैसी पारदर्शी पंखुड़ियां जो चांदनी में जगमगा रही थी। सैफ हैरानी से बेहोश होने को था। एक अनजान ताकत ने उसे उठने पर मजबूर किया और वो कुछ बड़े पत्थरों के पीछे छिपकर उन परियों को देखने लगा। हैरानी से मुंह खोले उसने देखा कि वे 7 हंसते मुस्कुराते अपने पंखों को उतारकर सलीके से जमीन पर रखती हैं और झील के गहरे चमकते पानी में गोता लगा देती है। और फिर उसने उसे देखा। बदर जमाल सबसे आखिर में झील में उतरी। उसके लंबे काले बाल पानी में लहरा रहे थे। चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था और आंखें बच्चे जैसी मासूमियत से चमक रही थी। वो सबसे सुंदर रचना थी जो सैफ ने कभी देखी थी। राजकुमार को लगा कि वो खुशी से बेहोश हो जाएगा। 6 साल और 40 दिन की कठिन मेहनत का मकसद उसके सामने जिंदा मौजूद था। हम नहीं जानते कि सैफ वहां कितनी देर तक छिपा रहा। गुनहगारों की तरह छिपकर परियों को देखता रहा। उसे तो ऐसा लगा जैसे कुछ पल ही गुजरे थे कि परियां पानी से निकलकर अपने पंखों को पहनने लगी। वे वापसी की तैयारी कर रही थी। घबराकर उसने सुलेमानी टोपी के जिन्न को पुकारा, दोस्त, मैं क्या करूं? उसने जिन्न से फरियाद की, अगर मैं अभी बदर जमाल के सामने आया तो वो और बाकी सब डरकर उड़ जाएंगी और मेरी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं उसे जाने से कैसे रोकूं? जिन्न ने हमदर्दी से सिर हिलाया और तसल्ली देते हुए बोला, चिंता ना करो मालिक, ये काम मुझ पर छोड़ दो। ये कहकर वो गायब हो गया। जिन्न ने चुपके से उन पंखों के पास जाकर जो परियों ने बड़े सलीके से जमीन पर रखे थे, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चमकदार जोड़ा उठा लिया। ये बदर जमाल के पंखों का जोड़ा था। कुछ देर बाद बदर जमाल सबसे आखिर में पानी से बाहर निकली और वापस जाने की तैयारी करने लगी। किसी ने मेरे पंखों को देखा? उसने थोड़ी देर बाद घबराकर पूछा। तुमने उन्हें यहां मेरे पंखों के साथ ही रखा था। उसकी एक सहेली ने पास पड़े एक बड़े पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वे गायब है। मेरे पंख कहां गए? बदर जमाल भारी परेशानी में चिल्लाने लगी, अब मैं क्या करूं? मैं कोहकाफ वापस कैसे जाऊंगी? वो क्या कहेगा? उसकी सहेलियां तैयार थी। वे वापसी के लिए पंख फड़फड़ा रही थी। क्या कहेगा? वाकई आधी रात बीत चुकी है और हमें देर हो चुकी है। वो गुस्से में आग बगुला हो रहा होगा। महल के बरामदों में इधर से उधर चक्कर काट रहा होगा। उसका चेहरा गुस्से से काले बादल की तरह होगा। हमारा मालिक सफेद देव। परियों ने एक दूसरे की तरफ डरी हुई नजरों से देखा और फुसफुसाहट की। यहां कोई शरारत जरूर हुई है, कोई जादू, कोई जाल। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा, वरना हम सब उसमें फंस जाएंगी। ये कहकर जब बदर जमाल अभी तक अपने पंखों को खोज रही थी, बाकी परियां एक साथ उड़ गई और पल भर में गायब हो गई। बदर की आखिरी सहेली भी उड़ गई। मेरी सहेलियों, मुझे अकेला मत छोड़ो। बदर जमाल ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर पुकारा, मगर वहां कुछ नहीं था। हर तरफ खामोशी थी, सिवाय उन हल्की हल्की लहरों की आवाज के जो किनारे से टकरा रही थी। वो अकेली रह गई थी। परियों की रानी जमीन पर बैठ गई। चेहरा दोनों हाथों में छिपाए उसे एकदम ठंड महसूस होने लगी। आसमान बेहद विशाल और उसकी पसंदीदा झील बहुत डरावनी और रहस्यमयी लगने लगी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, कदमों की आहट। वो तुरंत चौकन्नी होकर ऊपर देखने लगी। उसके सामने राजकुमार सैफ खड़ा था।
तुम, बदर ने धीरे से कहा, अपनी बड़ी सुनहरी आंखों से उसे हैरानी से घूरते हुए। तुम? कृपया डरो मत, सैफ ने जल्दी से कहा और नरमी से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये मैं ही था जिसने तुम्हारे पंख चुराए थे, लेकिन कृपया मुझे सफाई देने दो। और सारी कहानी उसके मुंह से बह निकली। सपना, बूढ़े बुजुर्ग, उसका पिता राजा, सुलेमानी टोपी और 6 साल लंबी खोज जो उसे मिस्र से हिमालय तक ले आई थी। वो बदर जमाल की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपनी तपस्या की वजह से बहुत कमजोर हो चुका था और उसकी सुंदरता का तेज नहीं झेल सकता था। बदर जमाल अब भी उसे हैरानी से देख रही थी। चेहरे पर अविश्वास का भाव था। आखिरकार उसने कहा, राजकुमार सैफ, सपना सिर्फ तुमने नहीं देखा था? सैफ ने हैरानी से सिर उठाया और पहली बार उनकी नजरें मिली। बदर जमाल मुस्कुराई। मुझे कभी यकीन नहीं था कि मैं तुम्हें देख सकूंगी। मुझे तो लगता था तुम सिर्फ मेरी कल्पना में हो। एक पल बाद बदर जमाल उसकी बाहों में थी। शब्द इस खुशी और सुकून को बयान नहीं कर सकते जो उन दोनों पर छा गया जब वे एक दूसरे से लिपट गए। प्यारे, इतने सालों के बाद सैफ ने उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, अब हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। अचानक बदर जमाल पीछे हट गई, जैसे उसे कोई जरूरी बात याद आ गई हो। क्या हुआ? सैफ ने चिंता भरे लहजे में पूछा। बदर ने उसे इरादे और उदासी के मिले जुले भावों से देखा। नहीं, मैं यहां नहीं रह सकती। मुझे जाना होगा। मैं तुमसे प्रेम करती हूं, राजकुमार सैफ, लेकिन मुझे जाना होगा। कृपया मेरे पंख वापस कर दो। मैं वापस आने की कोशिश करूंगी, मगर इस समय मुझे कोहकाफ वापस जाना होगा। तुम्हें जाने दूं? राजकुमार सैफ ने अविश्वास से दोहराया। उसने बदर का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। क्या तुम समझती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं? इतनी मन्नतों, तलाशों, दुआओं और तकलीफों के बाद कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? एक अजीब, कड़वी हंसी के साथ उसने आसमान की तरफ देखकर चीख कर कहा, कभी नहीं। मगर तुम नहीं समझते। बदर जमाल घुटनों के बल बैठ गई। बेबसी से रोते हुए बोली, वो हमें मार डालेगा, हम दोनों को, मेरा मालिक सफेद देव। जब मेरी सहेलियां वापस जाएंगी और उसे पता चलेगा कि मैं गायब हूं, वो मुझे ढूंढने आएगा और वो बहुत ताकतवर है, और जब उसने हमें साथ देखा तो वो हमें तुरंत खत्म कर देगा। वो उसकी तरफ देखती रही, आंखों में आंसू भरे हुए थे। मेरी बात समझो, तुम्हें मुझे जाने देना होगा। राजकुमार सैफ ने बदर के कंधों को मजबूती से थाम लिया। आने दो उसे, उसने ऐलान किया। मुझे उससे कोई डर नहीं। जो करना है कर ले, मैं कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। सैफ ने अपनी चादर में बदर जमाल को लपेटा और घाटी से नीचे की तरफ भाग निकला। नारान के कस्बे के किनारे एक पुराने कब्रिस्तान में सायों, रहस्यों और खामोश कब्रों के बीच वे दोनों रात भर के लिए छिप गए। इसी दौरान कोहकाफ के किले में, जो आज के तुर्की के पहाड़ों में स्थित था, सफेद देव गुस्से से पागल हो रहा था। बदर जमाल कहाँ है? उसने दहाड़कर कहा। वो कहाँ है? दीवारें कांप गई, कांच की खिड़कियां खड़कने लगी और 6 परियां डर के मारे एक दूसरे से लिपट गई। हमें नहीं मालूम, मालिक, उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा। जब हम नहाकर बाहर निकली तो वो वहां नहीं थी। सफेद देव एक डरावना जीव था, पहाड़ जितना ऊंचा, सफेद बर्फ की तरह, और जब वो चलता तो जमीन कांप उठती। अच्छा, जल्द ही मालूम हो जाएगा। वो महल से तूफानी अंदाज में बाहर निकला, हाथ में अपना भारी गदा लिए, और पूर्व की तरफ हिमालय की ओर चल पड़ा। सफेद देव बदर जमाल से बेहद प्रेम करता था। उसे दूसरी परियों की कोई परवाह नहीं थी। वे सब डरपोक और कमजोर थी, मगर बदर जमाल खास थी। वो उसे कभी भुला नहीं सका। 10 साल पहले, जब वो एक मासूम बच्ची थी, परियों के देश के जंगलों में खुशी से खेल रही थी,
तो वो कैसे दीवाना हो गया था, कैसे उसने उसे अगवा करके कोहकाफ के अपने मजबूत किले में ले आया, जो इतना ताकतवर, जादू और डरावनी बलाओं से सुरक्षित था कि खुद परियों के देश का राजा भी उसे पार ना कर सका। अगर उसकी मर्जी चलती तो वो उसे एक पल के लिए भी अपनी नजर से ओझल ना होने देता, मगर वो उसे हर महीने 2 बार अपनी सहेलियों के साथ उसकी पसंदीदा झील में नहाने की मासूम इच्छा कैसे ठुकरा सकता था। ये एक मामूली प्रार्थना थी। ए बदर, मेरी चांदनी, मेरी खुशी, तुमने मुझे कैसे छोड़ दिया? तुमने कैसे छोड़ा? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? उसने गुस्से में दांत पीसे और अपने विशाल कदमों से पहाड़ों को पार करता हुआ कागान की घाटी की ओर भागा। जब सफेद देव झील के पास पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। बदर, बदर, वो दहाड़ा। पहाड़ों ने उसकी भयानक चीखों को दोहराया। मलका पर्वत, जो कागान घाटी की सबसे ऊंची चोटी थी, खामोशी से ऊपर खड़ी थी। उसकी सफेद ढलानें ठंडी चांदनी में चमक रही थी। वो जा चुकी है, सफेद देव, वो जा चुकी है। पहाड़ों की रानी जैसे उसे कह रही थी, आज रात तुम्हें तुम्हारे इस काम का बदला मिलेगा। सफेद देव निराश हो गया। क्या वाकई? क्या बदर जमाल हकीकत में खो गई? क्या झील ने उसे निगल लिया? ये जानने का एक ही तरीका था। सफेद देव ने अपनी विशाल टांग झील के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर पटकी। जमीन की गहराइयों से एक डरावनी आवाज निकली। जमीन कांप उठी, हिली, और जहां देव ने पाव मारा था वहां एक दरार पैदा हो गई। शांत झील का पानी हलचल मचाने लगा। हरे और नीले पानी का तूफान बन गया और दरार से पानी तेजी से बाहर उबल पड़ा। सफेद देव ने झील की आत्मा को आजाद कर दिया था। जब लहरें घाटी की तरफ गिर रही थी, सफेद देव तूफान के बीचों बीच खड़ा था। पत्थर, पेड़ और पानी उसके ऊपर बरस रहे थे। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो मर चुकी हो, चाहे उस बहुत ज्यादा गहराई वाली झील की तह में सिर्फ एक लाश ही क्यों न हो। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये कागान घाटी की पहली बड़ी बाढ़ थी। इसी दौरान नारान के कस्बे के किनारे एक पुराने कब्रिस्तान में राजकुमार सैफ और बदर जमाल एक सुंदर पुराने देवदार के पेड़ की छाया में सो चुके थे। अचानक एक जोरदार गूंज उनके कानों तक पहुंची। उसमें एक भयानक गैर-इंसानी चीख भी शामिल थी। वो आ गया। बदर ने हांफते हुए नींद से चौंक कर कहा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। 10 लंबे सालों तक बदर जमाल एक गुलाम, एक कैदी रही थी, उस सफेद देव नाम के राक्षस की। 10 सालों तक उसने ना परिवार देखा, ना दोस्ती, ना प्रेम, सिर्फ डर, फुसफुसाहटें और अनकहे सपने देखे। एक ऐसे जीव के जिससे वो दिल की गहराइयों से नफरत करती थी। उस राक्षस ने उसे प्रेम में जीतने की पूरी कोशिश की। कीमती कपड़े, गहने, स्वादिष्ट और दुर्लभ खाने, हर रंग रूप के अजीबोगरीब जानवर और युवा परियों की एक फौज जो उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार थी। मगर बदर जमाल आजाद नहीं थी और किसी चीज में खुशी नहीं थी, ना कीमती गहनों में, ना स्वादिष्ट खानों में, क्योंकि वो आजाद नहीं थी। अब ये पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था, सच्ची आजादी पाने का। मगर कुछ भी हो सकता था। उसने सैफ को मजबूती से थाम लिया। फिर उन्होंने देखा, दूर से मलका पर्वत की ओर से आती हुई बाढ़ की लहरें बिजली की रफ्तार से बढ़ रही थी। पेड़ों को उखाड़ती हुई, सोए हुए गांवों को डुबोती, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करती। कुछ ही पलों में ये कब्रिस्तान तक पहुंच जाएगा और फिर सब खत्म हो जाएगा। सैफ ने बदर जमाल की तरफ देखा और जोर से कहा, यही वो वक्त है मेरे प्रेम। आज रात या तो हम मरेंगे या जिंदा बचेंगे। हम जो कर सकते हैं वो सिर्फ दुआ है। तू मेरे साथ दुआ कर। बदर ने सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर इरादा और भाग्य के सामने पूरी तरह समर्पण था। वे दोनों पवित्र देवदार के पेड़ के नीचे छायादार कब्रिस्तान में, उस साफ सितारों से भरी रात में,
हाथों में हाथ डाले, आंखें बंद किए, दुआ करने लगे। दोनों ने मिलकर दुआ मांगी। बाढ़ की गूंज करीब और करीब आती गई, यहां तक कि ऐसा लगा जैसे वो उनके सिरों पर है, फिर नीचे, फिर हर तरफ। तो मौत का एहसास ऐसा होता है। सैफ ने सोचा, इतना दर्दनाक नहीं जितना मैंने सोचा था। मगर वो मरा नहीं था। उसे अब भी बदर का गर्म हाथ अपने हाथ में महसूस हो रहा था। उसने अपनी आंखें खोली। राजकुमार सैफ और बदर एक गुफा में खड़े थे। राजकुमार सैफ के कदमों में सुलेमानी टोपी पड़ी थी, जिसके बारे में उसे यकीन था कि वो झील पर भूल आया है और कभी ना मिलने का गम कर चुका था। ये कैसे? राजकुमार सैफ की आवाज हैरानी में डूब गई जब उसने बदर की तरफ देखा, फिर टोपी की तरफ और फिर चारों तरफ गुफा का जायजा लिया। हम कहाँ हैं? बदर ने हैरानी से इधर इधर देखा। हम यहां कैसे पहुंचे? गुफा चौड़ी और हवादार थी, लेकिन उसका मुंह इतना नीचा था कि बाहर निकलने के लिए रेंगना पड़ा। बाहर आकर उन्होंने देखा कि वे एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं, जो कब्रिस्तान से बहुत ऊपर था। कब्रिस्तान उस समय पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था। पत्थर, चट्टानें और गिरे हुए पेड़ खामोशी से तैर रहे थे। बाढ़ गुजर चुकी थी। वे जिंदा थे, वे सुरक्षित थे। खुदा ने उनकी दुआएं सुन ली थी। लेकिन सफेद देव कहां था? वो विशाल सफेद देव जिसके गुस्से ने बाढ़ ला दी थी, वो अब झील पर नहीं था। वो तो कागान की घाटी में भी नहीं था। नहीं, वो तो अपने आखिरी ठिकाने की तरफ जा चुका था। देवसाई, बल्तिस्तान की देवों की धरती, जहां हर देव पैदा होता है और मरने के लिए वापस जाता है, क्योंकि सफेद देव ने जीने की इच्छा खो दी थी। बदर जमाल झील में नहीं डूबी थी, वो तो भाग गई थी, उससे दूर, हमेशा के लिए। इतने बरसों तक सफेद देव ने यकीन किया, खुद को यह विश्वास दिलाया कि बदर भी उससे प्रेम करती है। वो यही समझता रहा कि बदर को भी उससे लगाव है। हकीकत यह थी कि वो उसके बिना भी जिंदा नहीं रह सकता था, और ये जानकर कि बदर ने उसे धोखा दिया है, वो और जीने के लायक नहीं रहा था। वो हार गया था, वो टूटा हुआ था। देवसाई में सुकून था। वहां दुनिया की दो बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं, हिमालय और काराकोरम के मिलन पर अपनी जन्मभूमि की विशाल घाटियों में वह जाकर लेट गया और मर गया। उसका विशाल शरीर उदासी से टूट फूट कर मिट्टी का ढेर बन गया और धीरे धीरे पूरी तरह मिट गया। वह रास्ते भर रोता रहा और उसके भारी आंसू पहाड़ों की ढलानों से बहते हुए घाटी के एक मैदान में जमा हो गए और आंसू झील बन गई। ये कागान की घाटी में एक झील है, जो उसकी बदर जमाल के लिए ना खत्म होने वाली मोहब्बत की यादगार के तौर पर हमेशा के लिए बाकी रही। नारान में राजकुमार सैफ और बदर खुशी से भरे थे। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि संघर्ष खत्म हो चुका है। वे बच गए हैं। राजकुमार सैफ की खोज पूरी हो गई है। बदर आजाद है और वे दोनों एक साथ हैं। सुंदर परी का हाथ थामकर राजकुमार सैफ ने उसके चमकते हुए चांद जैसे चेहरे में झांक कर मुस्कुराकर कहा, चलो मेरी रानी, घर चले। उसने सुलेमानी टोपी के जिन्न को बुलाया और पलक झपकते ही वे दोनों 2500 मील दूर मिस्र में राजकुमार सैफ के महल के दरवाजे पर मौजूद थे। राजकुमार की 7 साल बाद वतन वापसी, और वह भी एक परी रानी के साथ, पूरे मिस्र में खुशी और जश्न की वजह बनी। राजकुमार के माता पिता, राजा और रानी बेहद खुश हुए और तुरंत शादी की तैयारियां शुरू हो गई। जल्द ही एक भव्य समारोह में उनकी शादी हो गई और कई दिनों तक खुशी के रंगीन जश्न मनाए गए। यही कहानी खत्म की जा सकती है और फिर वे हमेशा खुशी से रहने लगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कम से कम अभी नहीं। मुझे मालूम है मेरी जान। बस मेरा ख्याल है कि अगर तुम यहां अपने पंखों के बिना रहोगी तो तुम्हारे लिए यहां के माहौल में ढलना आसान हो जाएगा। राजकुमार सैफ ने तर्क दिया, मेरा मतलब है, तुम्हारी पीठ पर वे बड़े बड़े पंख देखकर लोग घबरा जाते हैं, खास तौर पर मेरी मां।
तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारी मौजूदगी में वह कितनी बेचैन हो जाती है। जब बदर ने बेदिली से राजकुमार सैफ की बात सुनी तो उसने दोबारा नरम लहजे में बात की। देखो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम पंखों को छिपा कर रखो। क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो? वैसे भी अगर तुम्हारे दिल में कभी कोहकाफ या परियों के देश वापस जाने का ख्याल आ गया तो मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता। क्या मैं ले सकता हूं? राजकुमार सैफ ने यह बात मजाक में कही थी, मगर बदर जमाल को उसकी बात में कोई हंसी मजाक महसूस नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे राजकुमार सैफ उस पर भरोसा नहीं करता, जैसे वो उसे एक बेवफा, जिद्दी बच्ची समझता है जिसे काबू में रखना और खुश रखना जरूरी है। फिर भी उसने ये बातें दिल में रखीं और बस सिर हिलाकर कहा, जी बिल्कुल मेरे राजकुमार, जैसा आप कहें। यूं कुछ महीने बीत गए। जब राजकुमार सैफ अपने कर्तव्यों में व्यस्त होता तो बदर अपनी सास रानी द्वारा आयोजित सभाओं में शामिल होती। इन सभाओं में वो भारी भरकम इंसानी अंदाज के कपड़े पहनकर जाती। उसके बाल पेचीदा चोटियों में गुंथे होते और कीमती जूतियों में पैर बंधे होते। लेकिन उन सभाओं में औरतें ज्यादातर अपने बच्चों, नौकरों, चीन से आने वाले रेशम के कपड़ों या कबूतरों के मांस के पकवानों पर बातें करती थी, जिनके बारे में बदर को ना तो कोई जानकारी थी और ना ही कोई रुचि। वो तो गाने को बातों पर प्राथमिकता देती, नाचने को चलने पर और मौसम के हिसाब से कम कपड़े पहनना पसंद करती थी और अपने बालों को हवा में आजाद छोड़ने की इच्छुक थी। जहां तक खाने का संबंध था, उसे शिकार का कच्चा मांस जंगली जड़ी बूटियों के साथ खाना पसंद था और उसके साथ अंगूर का रस पीना उसकी पसंदीदा खुराक थी। महल की औरतों के साथ जिंदगी बदर को उबाऊ और सीमित लगती थी। ये मांस की पसंद भी बदर की उन अजीब आदतों में से एक थी, जिन्हें शादी के बाद राजकुमार सैफ बेचैनी से समझने की कोशिश कर रहा था। एक और आदत यह थी कि बदर पूर्णिमा की रात में पास के पानी के झरने में नहाना पसंद करती थी और महल के बीच में स्थित फव्वारा उसका सबसे करीबी जरिया था। इस बात पर राजकुमार सैफ को सख्ती से मना करना पड़ा। उसने कहा कि उसके लोग अपनी भविष्य की रानी से ऐसी आजाद स्वभाव की आदत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन शिकार का मांस बदर की खुराक का जरूरी हिस्सा था और वो उसके बिना नहीं रह सकती थी। शिकार का भंडार कम होता जा रहा था, इसलिए राजकुमार सैफ को दक्षिण के जंगलों की यात्रा करनी पड़ी। खास तौर पर यह शिकार की यात्रा थी, क्योंकि मिस्र में शिकार का मांस आमतौर पर नहीं खाया जाता था और इसकी अचानक यात्रा से लोगों में संदेह पैदा हो गए थे। राजकुमार सैफ की अनुपस्थिति में उसके चाचा और चाची 3 बेटियों के साथ महल में आए। ये परिवार कई महीनों तक एशिया की यात्रा पर था और इस वजह से शाही शादी में शामिल नहीं हो सका था। अब वे राजकुमार को बधाई देने और उसकी दुल्हन को देखने आए थे, इस रहस्यमयी परी को, जिसे राजकुमार हिमालय से अपने साथ लाया था। तीनों में सबसे बड़ी सफिया बदर के बारे में खास तौर पर जानने की इच्छुक थी, क्योंकि उसने कभी मन ही मन राजकुमार सैफ से शादी के सपने देखे थे। सफिया बेहद सुंदर, बहुत चालाक और अपनी सुंदरता पर गर्व करने वाली राजकुमारी थी। उसे मन ही मन राजकुमार सैफ से ये शिकायत थी कि उसने उसकी जगह किसी और को चुन लिया। मेरी प्यारी चाची, सफिया ने राजकुमार की मां रानी से कहा जब वे महल में आराम से बैठी थी, आप अपनी इस परी बहू को कहां छिपा रही है? मेरा दिल जल रहा है कि चांद का ये टुकड़ा कैसा है। उसी पल बदर एक तरफ के दरवाजे से हॉल में दाखिल हुई। मैं हूं बदर, उसने आत्मविश्वास से कहा। सफिया, उसकी बहनों और मां ने मुड़कर देखा तो उनके सामने एक लंबी, सीधी सादी लड़की खड़ी थी। उसके काले बाल सख्ती से जोड़े में बंधे थे, चेहरे का रंग पीला, आंखें बेरंग और ठंडी, और उसके कीमती कपड़े उसके पतले शरीर पर बेढंगे लग रहे थे। सफिया ने हैरानी से कहा, तुम हो परी रानी बदर जमाल। माफ कीजिएगा राजकुमारी, उसने मुस्कुराकर कहा, मगर किसान चाहे राजकुमारी के कपड़े पहन ले, किसान ही रहता है। ये सुनकर सब हंस पड़े।
यहां तक कि दरबारी महिलाएं और नौकरानियां भी। बदर का चेहरा शर्म से लाल हो गया और रानी भी बेहद शर्मिंदा नजर आई। राजकुमारी सफिया, बदर ने खुद पर काबू रखते हुए कहा, तुम ऐसी अज्ञानता की बातें इसलिए कर रही हो क्योंकि तुमने मेरी असली सुंदरता नहीं देखी। ओह, वाकई? तो फिर तुम्हारी असली सुंदरता कहाँ है? किसी संदूक में बंद है? सफिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा। फिर सब लोग हंसने लगे, सिवाय बदर और रानी के। हां, बिल्कुल, मेरी असली सुंदरता वाकई एक संदूक में बंद है, बदर ने जवाब दिया। महारानी, कृपया मेरे पंख ले आएं। रानी घबराकर हकलाते हुए बोली, नहीं, नहीं बदर, नहीं। तुम जानती हो मैं ये नहीं कर सकती। तुम जानती हो राजकुमार सैफ ने तुम्हें मना किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजकुमार सैफ ने क्या मना किया है और क्या नहीं। सफिया ने बीच में टोकते हुए कहा, वो इस समय यहां मौजूद नहीं है। चाची, कृपया पंखों को ले आएं। इसकी असली सुंदरता या जो भी ये कहती है, देखते हैं कि आखिर इतना शोर किस बात पर है। रानी के पास कोई रास्ता ना था। जब वे पंखों को लेने गई तो महल में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि परी बदर जमाल अपने उड़ने की शक्ति का प्रदर्शन करने वाली है। किसी ने आज तक परी को उड़ते हुए नहीं देखा था और इस सनसनीखेज खबर ने इतना जोश पैदा कर दिया कि जब रानी पंखों का गट्ठा लेकर वापस आई, जो मलमल के कपड़े में लिपटे हुए थे, औरतों का हॉल खचाखच भर चुका था। हर कोई उस परी को उड़ते हुए देखने के लिए बेचैन था। मुझे ये बिल्कुल अच्छा विचार नहीं लग रहा, सफिया, रानी ने अपनी भतीजी के कान में धीरे से कहा। अगर वो उड़कर भाग गई तो? अगर वो फरार हो गई तो? वो कैसे भाग सकती है, चाची? सफिया ने मजाक वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। हमने तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं, तमाम खिड़कियों पर सलाखें लगा दी हैं। वैसे भी हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो वाकई उड़ भी सकती है या नहीं। सफिया ने गर्व से हंसते हुए कहा। उसे अपनी सुंदरता पर पूरा भरोसा था और बदर के लिए दिल में जलन भरी हुई थी। बदर हॉल के अंत में एक ऊंचे स्थान पर खड़ी थी। रानी ने उसे गट्ठा थमा दिया। बदर ने कुछ पल उसे थामे रखा, फिर ऊंची आवाज में कहा, सुनो, सब सुनो। हॉल में शोर धीरे धीरे खामोशी में बदल गया। जो कुछ तुम देखने वाले हो वो तुमने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा और संभव है कि फिर कभी ना देखो। मुझे नहीं मालूम कि तुम में से कितने उसे बर्दाश्त कर सकेंगे। इसलिए मैं ये साफ कर दूं कि मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही, बल्कि मजबूरी में कर रही हूं। बदर ने सफिया की तरफ बर्फ जैसी ठंडी निगाह डाली। अपनी इज्जत की सुरक्षा के लिए, क्योंकि यहां कोई नहीं जो मेरी इज्जत की सुरक्षा करे। यह कहकर बदर ने मलमल का गट्ठा खोला। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस बारीक कपड़े को छुआ जो अंदर तह किया हुआ था, सोए हुए पंख जैसे जिंदा हो गए। वे हवा में घूमने लगे, फिर तेजी से आकर बदर की पीठ पर जुड़ गए। उसके बाद जो हुआ उसे बयान करना मुश्किल है। औरतें और बच्चे जिन्होंने ये दृश्य देखा, अपनी आखिरी सांस तक उसका जिक्र करते रहे और जो कुछ उन्होंने देखा वो एक कहानी बन गया। क्योंकि जैसे ही पंखों ने बदर की पीठ पर जगह बनाई, एक अंधी कर देने वाली रोशनी उसके शरीर से निकली और उसके भारी कपड़े जमीन पर ढेर हो गए। बालों में लगी सुइयां छूटकर गिर गई और तंग जूतियां हवा में उड़ गई और वो वही थी, परी रानी बदरुल जमाल, आजाद। उनकी हैरान आंखों के सामने हवा में लटकी हुई रोशनी के एक घेरे में उसका चेहरा चांद की तरह सफेद था और उसके काले बादलों जैसे बाल रात के आसमान की तरह चमक रहे थे। उसकी सुनहरी आंखें उगते सूरज की किरणों की तरह चमक रही थी और उसके लंबे पतले हाथों की हर हरकत में ऐसी नरमी थी जैसे वो हवा में तैर रही हो, और उसके पंख, वे अपने आप में जिंदा जीव की तरह थे, इंद्रधनुष जैसे रोशन जो चमकदार चांदी से बने हुए लगते थे और ब्रह्मांड के तमाम रंग उनमें झलक रहे थे। वो जादुई थी। वो सबसे सुंदर दृश्य था जो उन्होंने कभी देखा था और शायद कभी नहीं देखेंगे।
अब तुम सबने मुझे असली शक्ल में, मेरी असली सुंदरता में देख लिया है। बदर की आवाज भी बदल चुकी थी। वो ज्यादा ताकतवर थी। मगर मुझे मालूम है कि तुम में से कोई भी मुझे पाने के लायक नहीं। ना तुम, ना राजकुमार सैफ। तुमने मेरी सुंदरता का मजाक उड़ाया, फिर मेरी बदसूरत होने पर भी मुझे नीचा दिखाया। ये कहते ही बदर जमाल ने एक सफेद कबूतर का रूप लिया और हॉल के कोने में छोटी सी खिड़की के रास्ते से बाहर उड़ गई, और इस तरह वो गायब हो गई। ये एक अच्छा पालतू पक्षी बन सकती है मेरी सुंदर बदर के लिए, राजकुमार सैफ ने मन में सोचा। फिर वो धीरे से उठा, शिकार के सामान में पड़ा जाल उठाया और पक्षी पर फेंक दिया। मगर जाल जैसे किसी अनदेखी शक्ति से टकराया, सीधा वापस उसकी तरफ उछल आया और कबूतर वैसे ही बैठी रही। बिना किसी चिंता के अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए राजकुमार सैफ ने 2 बार जाल फेंका, फिर तीसरी बार, मगर नतीजा वही रहा। उसके बाद राजकुमार सैफ को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आया। हालांकि उसने अपने जीवन में बहुत सी अजीबोगरीब चीजें देखी थी। कबूतर ने अपना नरम सफेद सिर राजकुमार की तरफ घुमाया और बोली, एक ऐसी आवाज में जिसे राजकुमार सैफ लाखों में पहचान सकता था, तुम्हारी कोशिशें बेकार है राजकुमार सैफ। तुम मुझे कभी कैद नहीं कर सकते, तुम मुझे कभी अपना नहीं बना सकते। जाहिर है ये बदर जमाल थी। प्रेम का विश्वास दिलाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पक्षी ने बोलना जारी रखा। सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम मेरा प्रेम सच में जीत सको, और वो ये है कि तुम मेरे देश परिस्तान तक मेरा पीछा करो। अगर तुमने ये कर दिखाया और तुम उस सफर की मुश्किलों का मुकाबला करके मेरे पिता के किले तक पहुंचे, जहां मेरी अपनी जाति रहती है, तो मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हारे साथ वापस आऊंगी, तुम्हारी पत्नी और जीवन भर की साथी बनकर, और जब तक तुम जीवित रहोगे मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही बदर जमाल ने अपने बर्फ जैसे सफेद पंखों को फड़फड़ाया और उड़कर नजरों से दूर हो गई। छोड़कर गई तो सिर्फ हैरानी और परेशानी में डूबा हुआ राजकुमार सैफ। जब वो मिस्र वापस पहुंचा, एक नजर मां की सूजी हुई लाल आंखों पर और महल के दुख भरे माहौल पर डालकर उसकी तमाम चिंताएं सच साबित हो गई। बदर जमाल, उसके जीवन का प्रेम, उसकी आंखों की रोशनी, 7 साल की मेहनत और वफादारी का फल चली गई थी। आखिर उसकी मौजूदगी में क्या हुआ, क्यों, कैसे? ये सब सवाल बेकार थे। राजकुमार सैफ को पता था कि अब उसे क्या करना है। मां, कृपया किसी सेवक को कहो कि एक मजबूत और तेज रफ्तार घोड़ा तैयार करे और एक सफर का थैला बांधे, जिसमें 1 महीने के सफर के लिए जरूरी सामान मौजूद हो। मैं तुरंत रवाना हो रहा हूं। मगर राजकुमार सैफ, महारानी मां ने प्रार्थना की, तुम देखते क्यों नहीं? बदर जमाल यहां नहीं रहना चाहती। उसे जाने दो राजकुमार सैफ। वो अपनी जाति के साथ ज्यादा खुश है। कृपया उसे भूल जाओ। मिस्र में सुंदर औरतों की कोई कमी नहीं। सोचो राजकुमार सैफ, भाग्य ने तुम्हें एक साधारण खुशहाल जीवन का दूसरा मौका दिया है। इसे एक सपने, एक परछाई के लिए बर्बाद मत करो। मेरे बेटे, इस पागलपन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मगर पहले की तरह महारानी मां के रोने, गिड़गिड़ाने और भावनात्मक धमकियों का राजकुमार सैफ के इरादे पर कोई असर न हुआ। वो जिद्दी था और वो वाकई बदर से प्रेम करता था। मुझे माफ कर दो मां, उसने रवानगी से पहले मां को आखिरी बार गले लगाया। मगर मैं अभी हार नहीं मान सकता। कोई कीमती चीज मेहनत के बिना हासिल नहीं होती। ये कहते ही उसने घोड़े को इशारा किया और दूसरी बार महल से रवाना हो गया, बिना पीछे देखे। राजकुमार सैफ ने तुरंत परिस्तान के सफर की शुरुआत की। मगर सच्चाई यह थी कि राजकुमार सैफ को पता ही ना था कि परिस्तान कहाँ है। पुरानी कहानियां परियों के उस राज्य को मिस्र के पूर्व में कहीं फारस और भारत की सीमा के पहाड़ी इलाकों में बताती थी। इसलिए उसने कई महीनों तक पूर्व का सफर किया। सीना के रेगिस्तान, दजला और फरात नदियां,
फारस के नमकीन रेगिस्तान और सुलेमान पहाड़ को पार किया। रास्ते में कभी चरवाहे की झोंपड़ी तो कभी किसी सराय में आराम और खाने पीने के लिए रुकता रहा। कई बार उसने खुद को कोसा कि वो अपनी सुलेमानी टोपी साथ लाना भूल गया, जो कि उस पहले सफर में एक बूढ़े बुजुर्ग ने उसे भेंट में दी थी और जिसमें ये शक्ति थी कि पहनने वाला पलक झपकते में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता था। लगता है इस बार कोई आसानी नहीं है, राजकुमार सैफ बड़बड़ाया। आखिरकार राजकुमार सैफ पेशावर पहुंचा, जो कि भारत की धरती का पुराना दरवाजा था। तंग गलियों में रेशमी कपड़े, कश्मीरी शॉलें, मसाले, सूखे मेवे, कालीन, हथियार और कहानियां बेचने वाले व्यापारियों की भीड़ थी। बाजार में घूमते हुए जब उसका घोड़ा शहर के अस्तबल में आराम कर रहा था, राजकुमार सैफ एक चाय की दुकान पर रुका, जहां वो पेशावरी कहवा पीने बैठा और बैठने की जगह ढूंढते हुए एक खाली स्टूल पर नजर पड़ी, जो एक बूढ़े व्यक्ति के पास था, जिसकी सफेद दाढ़ी थी और वो माला के दाने गिन रहा था। राजकुमार सैफ ने बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर सम्मान से प्रणाम किया और कहा, आदरणीय बुजुर्ग, क्या आप इस थके हुए यात्री को आपके पास बैठने की अनुमति देंगे? बूढ़े व्यक्ति ने सिर उठाकर राजकुमार सैफ की तरफ देखा। उनकी नजरें मिली और राजकुमार सैफ को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसने उस व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा हो, जैसे ये मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक ना हो। मेरे बेटे, बूढ़ा मुस्कुराया, बोला, जरूर, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। जब राजकुमार सैफ बैठकर पेशावरी कहवा मंगा चुका तो बूढ़ा व्यक्ति बोला, अब बताओ बेटा, तुम्हें इस व्यापारियों के शहर तक क्या लाया है? राजकुमार सैफ ने जल्दी से अपने सफर का उद्देश्य बताया। परियों की कहानियों वाली धरती परिस्तान तक पहुंचना और अपनी प्रिय रानी बदर जमाल को वापस लाना, जो उसकी सच्ची पत्नी और दिल की रानी थी। परिस्तान, मेरे प्यारे बच्चे, बूढ़े व्यक्ति ने सांस ली। तुम्हें पता है कि उसे कहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि परिस्तान की कोई भौतिक सच्चाई नहीं है। तुम्हें यह किसी नक्शे पर नहीं मिलेगा। संक्षेप में, तुम अपनी वर्तमान हालत में वहां कभी नहीं पहुंच सकते। ये सुनकर राजकुमार सैफ के चेहरे पर मायूसी छाने लगी। बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी से दिलासा दिया, अरे, इतने उदास क्यों होते हो? अच्छी खबर यह है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। कम से कम मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारी मदद कर सकती हैं। यह कहकर बूढ़ा अपने मोटे बोरी के थैले में इधर उधर हाथ मारने लगा और आखिरकार एक पुरानी ऊनी चादर और एक छोटी सी लकड़ी की लाठी निकाल कर दिखाई। माफ कीजिए बुजुर्ग, राजकुमार सैफ ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। क्या आप कुछ साल पहले मिस्र में थे? अरे नहीं बेटा, मैंने कभी पेशावर के बाहर कदम भी नहीं रखा, बूढ़े ने जल्दी से जवाब दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हालांकि मैंने ज्यादा सफर नहीं किया, मगर मैंने अपने लंबे जीवन में बहुत कुछ सीखा है, लोगों को देखकर और उनसे बात करके जो इस शहर से गुजरते हैं। और जो कुछ मैं अब कह रहा हूं, वही तुम्हारी एकमात्र उम्मीद है, परिस्तान तक पहुंचने की और अपनी पत्नी को दोबारा देखने की। एक बार फिर अनजान बूढ़ा बुजुर्ग राजकुमार सैफ का रक्षक बन रहा था। राजकुमार सैफ एक काफिले के साथ चीन की ओर रवाना हुआ। कुछ घंटों बाद राजकुमार सैफ ने खुद को व्यापारियों के एक काफिले के साथ पाया, जो चीन की ओर जा रहे थे, गांव तातों की तरफ, जो कि गिलगित की रियासत में सुंदर कराकोरम पहाड़ों की कठिन ढलानों पर स्थित था। व्यापारियों ने राजकुमार सैफ को तातों तक छोड़ने पर सहमति जताई, उसके अरबी नस्ल के सुंदर घोड़े के बदले में, जो मंगोलिया के मैदानों में अच्छी कीमत पर बिकता। राजकुमार सैफ ने भारी दिल के साथ अपने घोड़े को विदा किया, मगर उसे अब वाकई उसकी जरूरत नहीं थी। उसका असली स्थान तातों से 23 मील आगे था, जहां कोई रास्ता नहीं जाता, एक ऐसी जगह जिसे जोट कहा जाता है, जिसे आजकल फेरी मिडोस के नाम से जाना जाता है। मैं कभी जोट नहीं गया, मगर मैंने सुना है कि ये एक सुंदर स्थान है, बूढ़े ने चाय की दुकान में कहानी सुनाते हुए कहा था। कहते हैं कि एक ताकतवर परियों के राजा ने
लगभग 1000 साल पहले यहां अपना राज्य बनाया। डरावने पहाड़ नांगा पर्वत की छाया में यही वो जगह है जहां तुम्हें जाना होगा। तातो से एक कठिन चढ़ाई का सफर तय करने के बाद राजकुमार सैफ जोट पहुंचा, बिल्कुल उसी तरह जैसे बूढ़े व्यक्ति ने मार्गदर्शन किया था। उसने अपनी थैली से वो पुरानी ऊनी चादर निकाली। जब तुम ये चादर ओढ़ोगे, बूढ़े ने समझाया था, तो तुम्हारे आसपास के तमाम दृश्य नजरों से छिप जाएंगे। इमारतें, सड़कें, पूरे के पूरे शहर गायब हो जाएंगे, और जो कुछ अभी तक नजरों से ओझल था, जिन्नात, परियां और तमाम अदृश्य जीवों की दुनिया, वो अचानक प्रकट हो जाएगी, जबकि तुम खुद उनकी नजरों से छिपे रहोगे। जहां तक इस लकड़ी की लाठी का संबंध था, बूढ़े व्यक्ति ने बताया था कि उसने ये लाठी एक घुमक्कड़ यहूदी फकीर से खरीदी थी, जिसका दावा था कि इस लाठी में हजरत मूसा की चमत्कारी लाठी का एक छोटा सा टुकड़ा शामिल है। सही हाथों में पहुंचकर ये लाठी किसी भी किस्म की रुकावट, दरवाजे, जंजीरें या जादुई दुनिया को खोलने की शक्ति रखती थी। जोट के हरे भरे मैदानों में उस महान पहाड़ के सामने, जो कि खुद परिस्तान की सीमा थी, राजकुमार सैफ के पास अब सिर्फ चादर ओढ़कर, लाठी को हवा में घुमाकर और परियों के राजा के किले में जबरदस्ती घुसकर अपनी रानी को वापस लाने का कदम बाकी रह गया था। मगर राजकुमार सैफ हिचकिचाया। क्या पता ये सब झूठ हो, क्या पता बूढ़े ने उसे धोखा दिया हो, और अब वो इस वीरान जगह पर अकेला खड़ा था। ना खाना, ना सिर छिपाने का ठिकाना, ना कोई पैसा, यहां तक कि उसका घोड़ा भी नहीं था। इसी दौरान रात पूरी तरह छा गई। कराकोरम के नुकीले पहाड़ों के ऊपर चांद चमकने लगा। खैर, मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं, चलो यही आजमा लेते हैं, राजकुमार सैफ ने सोचा। गहरी सांस लेते हुए उसने लकड़ी की लाठी मजबूती से पकड़ी और ऊनी चादर अपने चारों ओर लपेट ली। फिर उसने क्या देखा? कभी कभी कुछ दृश्य ऐसे हैरान करने वाले होते हैं। कुछ घटनाएं इतनी अनोखी होती हैं कि उन्हें बताने की बजाय कल्पना पर छोड़ देना बेहतर होता है। बस ये समझ लीजिए कि चाय की दुकान के बूढ़े व्यक्ति को वाकई पता था कि वो क्या कह रहा है। उधर परिस्तान में जहां ठीक उसी पल राजकुमार सैफ ने अपनी जादुई चादर और जादुई लाठी की मदद से प्रवेश ले लिया था, बदर जमाल के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो आ गया। उसने फुसफुसाहट की। वो आ गया। मुझे महसूस हो रहा है मेरा राजकुमार मुझे लेने आ गया है। मगर उसके पागलों जैसे नारे किसी ने ना सुने, क्योंकि परियों की रानी को उसके पिता के किले के तहखाने में एक तंग कोठरी में कैद कर दिया गया था, हाथों और पैरों में जंजीरें डालकर। हुआ कुछ यूं था कि इतने समय तक घर से दूर रहकर बदर जमाल भूल गई थी कि उसका पिता परिस्तान का राजा असल में कैसा था। जालिम, कठोर और अपनी जाति के घमंड में अंधा। मिस्र से भागते समय बदर का दिल अपने घर लौटने के ख्याल से खुशी से भर गया था, अपने परिवार से मिलने के ख्याल से, जिन्हें उसने 10 साल से देखा तक नहीं था। मगर उसका स्वागत बिल्कुल वैसा ना हुआ जैसा उसने सोचा था। उसकी मां की मृत्यु कुछ साल पहले ही हो चुकी थी। उम्र के 180 साल देखकर और उनकी कोमलता के बिना परियों के राजा का ये व्यवहार और भी खराब हो चुका था। इसलिए जब बदर जमाल किले के दरवाजे पर पहुंची, ना तो वो मासूम बच्ची थी जो बरसों पहले जंगल में खेलते हुए खो गई थी, बल्कि एक सुंदर पूरी तरह जवान औरत बन चुकी थी। तो उसके पिता राजा ने ना कोई खुशी का नारा लगाया, ना खुशी के आंसू बहाए, ना आगे बढ़कर गले लगाया, ना ही ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। पिताजी, ये मैं हूं बदर, उसने पुकारा। मैं वापस आ गई हूं पिताजी। जवाब में राजा ने आंखों को सिकोड़ कर कहा, तुम मेरी बेटी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे शरीर से इंसानों की गंध आती है। मेरी कोई बेटी अपनी जाति का अपमान नहीं कर सकती। किसी मिट्टी के पुतले के साथ रहकर दफा हो जाओ। ये कहकर उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि उसे पकड़ लें। मगर पिताजी, बदर जमाल चीखी जब सिपाही उसे घसीटते हुए ले जाने लगे।
आपको समझ नहीं आ रहा। आप नहीं जानते कि मेरे साथ क्या हुआ। उसने जल्दी जल्दी कुछ शब्दों में अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव समझाने की कोशिश की, मगर राजा ने बेरमी से उसकी तरफ से पीठ मोड़ ली, चोगे को झटक कर चल दिया। उसके पीछे मंत्रियों की ठाके लगाती भीड़ थी। बदर जमाल को तहखाने में कैद कर दिया गया। अब जब बदर अंधेरी कोठरी में पुराने समय के बारे में सोच रही थी, तो उसे एहसास हुआ कि शायद उसने राजकुमार सैफ के प्रेम को नजरअंदाज किया था, और ये कि उसे यूं अचानक बिना सफाई दिए छोड़कर आना कितनी गलत बात थी। शायद इसमें भी अपने पिता के घमंड का कुछ हिस्सा था। और अगर राजकुमार सैफ ना आया तो, अगर उसने ये समझ लिया कि उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालना समय बर्बाद करना है, अगर वो हमेशा के लिए इसी कोठरी में कैद रह गई। इसीलिए जब बदर जमाल ने राजकुमार सैफ को परियों की दुनिया में दाखिल होते महसूस किया, तो वो खुशी में चीख उठी। वो इस जोर से चिल्लाई कि सिपाही घबरा गए और राजा को खबर देने दौड़ पड़े। राजा अपने मंत्रियों के साथ तहखाने में उतरा। बदर, ये सब क्या है? उसने सख्ती से पूछा। यूं हंगामा खड़ा करना अपनी बेइज्जती की माफी मांगने का तरीका नहीं है। राजा के दिल में एक पल के लिए दुख की लहर उठी जब उसने अपनी प्यारी बेटी को ऐसी हालत में देखा, मगर वो हार नहीं मान सकता था। पूरे राज्य को पता था कि बदर ने क्या किया था। परियों की जाति भेदभाव के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन ये ऐसी भूल थी जिसे वे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर उनकी सारी औरतें या मर्द भी इंसानों के साथ भागने लगे, तो इसका मतलब परियों की जाति का खात्मा होगा, क्योंकि ये एक सच्चाई थी कि परी और इंसान के मिलन से सिर्फ इंसान ही पैदा होते हैं। इसलिए अगर राजा ने अपनी ही बेटी के मामले में नरमी बरती, तो उसकी प्रजा उसे कमजोर और बेबस समझकर उसका सम्मान करना छोड़ देगी। मगर राजा, मंत्रियों और पहरेदारों को पता नहीं था कि राजकुमार सैफ पहले ही जादुई चादर की आड़ में महल में दाखिल हो चुका था, और मूसा की लाठी के एक इशारे से हर दरवाजा, ताला और जंजीर खोलता जा रहा था जो उसके रास्ते में रुकावट थे। वो यहां है पिताजी, वो यहां है। बदर ने अचानक चीख मारी। वो इसी कैदखाने में मेरे पास है। तुम क्या कह रही हो लड़की? राजा ने चिढ़कर जवाब दिया, ये असंभव है। कोई साधारण इंसान एक मिट्टी का पुतला ना तो परिस्तान के दरवाजे खोज सकता है, ना ही शहर के जादुई किलों को पार करके उस कैदखाने तक पहुंच सकता है। यही तो मैंने आपको पहले बताने की कोशिश की थी। पिताजी, बदर का दुख खुशी में बदल गया। सैफ कोई साधारण इंसान नहीं है। उनके पास वो जादू है जो आपके पास नहीं, मेरे पास नहीं, यहां तक कि सफेद देव के पास भी नहीं। इसी जादू से उन्होंने मुझे देव के चंगुल से आजाद कराया था, और उसी जादू से वो मुझे यहां भी आपकी नाक के नीचे से आजाद कराएंगे। ये शब्द कहते ही बदर के हाथों और पैरों में बंधी भारी जंजीरें खुलकर जमीन पर गिर गई। राजकुमार सैफ ने सही समय पर अपनी जादुई लाठी से जंजीरों को छू लिया था। कैदखाने में शोर मच गया। देखो, देखो, बदर जमाल आजाद हो गई। मगर यह कैसे मुमकिन है? राजा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। यह घटना अनोखी थी। यह जादू किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी। बेटी, अगर तुम्हारी बात सच है, राजा का लहजा अचानक बदल गया, और अगर राजकुमार सैफ वाकई इस कमरे में मौजूद है, तो और जो हमने अभी देखा वो उन्हीं का कारनामा है, तो उनसे कहो कि सामने आए। मैं वादा करता हूं, मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे आपका वादा स्वीकार है, परियों के राजा। मेरे प्रिय के पिता राजकुमार सैफ ने अपनी चादर को एक झटके से उतारा और बदर जमाल के पास कैदखाने में प्रकट हो गया। वो हमेशा की तरह आकर्षक लग रहा था। उसके चेहरे पर एक संकल्प और बुद्धिमानी की झलक थी जिसने सबको प्रभावित कर दिया। बदर खुशी से पागल हो गई और सैफ की बाहों में लिपटकर माफिया मांगने लगी। श्रीमान, राजकुमार सैफ ने राजा से मुखातिब होकर कहा, मैंने आपकी सुंदर बेटी का हाथ मांगने के लिए लंबा कठिन सफर तय किया है।
जिससे मैंने अपने देश के रीति रिवाज के अनुसार 1 साल पहले निकाह किया था। मगर मुझे बहुत हैरानी हुई जब मैंने उसे यहां कैदी पाया, ऐसी हालत में जो हमारे देश में जानवर के साथ भी नहीं की जाती। मुझे बहुत गुस्सा है और चाहे आप हमें दुआएं दें या नहीं, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं। बदर का बाप हैरान रह गया। एक इंसान में इतनी हिम्मत, इतना निडरपन कि वो परियों के राजा से इस तरह बात करे। वो राजा जिसके पास अनगिनत जिन्न, देव, परियां और भूत थे, जिसका जादू पल भर में राजकुमार को नष्ट कर सकता था और उसके परिवार की पीढ़ियों को बर्बाद कर सकता था। लेकिन राजकुमार सैफ को इन बातों की जानकारी नहीं थी और ये उसके हक में बेहतर था। परियों के राजा ने सैफ के अविश्वसनीय आत्मविश्वास से प्रभावित होकर सोचा, मुझे कोई बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्ति इंसान नहीं बल्कि कोई ताकतवर जादूगर हो सकता है, या फिर किसी महान जादूगर की शरण में है जो निश्चित रूप से मुझसे बदला लेगा अगर उस पर कोई आफत आई। इसलिए राजा ने जोड़े को अपनी दुआएं दे दी और एक शानदार परियों के समारोह में उनका निकाह पढ़ा दिया, जो महल के बगीचों में शाम के समय आयोजित हुआ। सैफ को मानना पड़ा कि वाकई परियां बेहतरीन दावत का इंतजाम करना जानती है। पूरे परिस्तान में बदर जमाल के निडर पति उस बहादुर राजकुमार की बातें होने लगी, जो अजीब जादू का मालिक था, जिसने सफेद देव के चंगुल से बदर को आजाद कराया था, जबकि खुद परियों के राजा का जादू नाकाम हो गया था। वापसी के समय परियों के राजा ने खुशमिजाजी और तारीफों के साथ राजकुमार सैफ को कई उपहार दिए, जिनमें बुर्राक भी शामिल था, एक शानदार पंखों वाला घोड़ा जो बाज की रफ्तार से सफर करता था। सैफ ने घोड़े का नाम आजल रखा और उसी पर सवार होकर वो जोड़ा मिस्र वापस पहुंचा, जहां सैफ के माता पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा, जो अपने बेटे को हमेशा के लिए खो चुके थे। उसके बाद सैफ ने कभी बदर से उसके पंखों को उतारने की मांग नहीं की, कभी उसे चांदनी में नहाने से नहीं रोका, कभी उससे अपनी माता की उबाऊ दावतों में शामिल होने की मांग नहीं की। बदर को अपनी मर्जी से उड़ने की आजादी थी, मगर वो हमेशा रात को सैफ के पास लौट आती। जब सैफ के पिता राजा का निधन हुआ तो सैफ सिंहासन पर बैठा। उसके 30 साल के शासन को साम्राज्य के इतिहास के सबसे खुशहाल और शांत समय में गिना जाता है। कुछ लोग उसका श्रेय उसकी पत्नी के जादू और उन जादुई चीजों को देते थे जो उसके पास थी, जिनकी प्रसिद्धि मिस्र की सीमाओं से भी बहुत दूर तक फैल चुकी थी। मगर सच्चाई यह है कि सैफ ने सुलेमान की टोपी, जादू की चादर और लाठी दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं की। उसने काहिरा के बाहरी इलाके में मिलने वाले बुजुर्ग और पेशावर की चाय की दुकान में मिलने वाले दूसरे बुजुर्ग को खोजने की भी कोशिश की, ताकि उनका शुक्रिया अदा कर सके और वे कीमती चीजें वापस कर सके जिन्होंने कई बार उसकी जान बचाई थी। मगर उसे कहीं भी उनका पता नहीं मिला। सैफ को यकीन था कि वे एक ही व्यक्ति थे, जिनका कभी अस्तित्व ही नहीं था। उसके 3 सुंदर बच्चे हुए, 2 बेटियां और 1 बेटा था। उनमें परियों जैसी कोई बात न थी। हालांकि उन्होंने अपनी मां की कोमलता और अपने पिता की सुंदरता विरासत में पाई थी। दुर्भाग्य से सैफ शाम में मंगोलों के साथ एक युद्ध में जवानी में ही मारा गया। बदर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और वो उसके बिना महल में एक दिन भी नहीं गुजार सकती थी। मगर अपने बच्चों की खातिर उसने महल में रहने का फैसला किया। यूं साल दर साल बीत गए। उसके बच्चे बड़े हुए, उनकी शादियां हुई और उनके अपने बच्चे हुए, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनसे बदर को बहुत प्रेम था। मगर वे भी उसके दिल के खालीपन को भर ना सके। उसकी आत्मा में सैफ के लिए जो हमेशा की तड़प थी, उसके एकमात्र सच्चे प्यार के लिए और परिस्तान के लिए, उसके देश के लिए। एक रात बिना किसी को बताए बदर बिस्तर से उठी। अपने परियों के पंख और अपने बच्चों और पोते पोतियों की कुछ निशानियां, एक खिलौना, एक कपड़े का टुकड़ा, एक जेब में रखने वाली तस्वीर को इकट्ठा किया और महल से निकल गई। ये 14वीं का चांद था। रात के सन्नाटे
और रहस्यमयी माहौल में उड़ान भरते हुए वो सबसे पहले शाही कब्रिस्तान की तरफ गई, जहां सैफ को लगभग 30 साल पहले दफन किया गया था। सफेद संगमरमर की कब्र पर उतरकर बदर ने ये शब्द कहे, ए लालची जमीन, तूने बहुत समय इस व्यक्ति को अपने अंदर समोए रखा जो मेरे जीवन की खुशी था, मगर अब मैं आई हूं अपना हक वापस लेने। इस जलन भरी कब्र से मैं आज रात सैफ को जिंदा करती हूं। राजकुमार सैफ की कब्र पर शाही कब्रिस्तान में जैसे ही बदर ने ये शब्द कहे, संगमरमर का मकबरा यूं फटने लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे तोड़ रहा हो। आखिरकार संगमरमर की सतह पर एक बड़ी दरार दिखाई दी और उसके नीचे गीली मिट्टी से चांदी जैसी धुंध में लिपटा हुआ एक ढांचा उभरा। ये राजकुमार सैफ के अवशेष थे। ढांचा हवा में तैरता हुआ बदर जमाल के पास आया और उसके कदमों में गिर गया। बदर ने सावधानी से उन हड्डियों को इकट्ठा किया और उन्हें कपड़े के एक टुकड़े में लपेटकर अपनी पीठ पर बांध लिया, जैसे बाकी चीजें बांधी थी। फिर वो उड़ी, बिना पीछे देखे, और बर्बाद हुई कब्र को जादुई तौर पर अपने आप ठीक होते छोड़ दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। परिस्तान की तरफ उड़ान भरते हुए बदर जमाल की आंखों में आंसू थे। उसे पता था कि वह दोबारा कभी मिस्र वापस नहीं आएगी। वो अपने बच्चों या पोते पोतियों को कभी नहीं देख सकेगी, मगर कम से कम उसने अपने प्रिय का एक हिस्सा पा लिया था, कुछ ऐसा जिसे वो महसूस कर सकती थी, छू सकती थी, और जिसके जरिए वो उसे याद रख सकती थी, और यही उसके लिए सुकून की वजह थी। बदर ने अपनी बाकी जिंदगी परिस्तान में गुजारी, अपने लोगों के बीच, अपने भाई बहनों और बचपन के दोस्तों के साथ, उस अजीबोगरीब धरती में जहां जानवर बोलते थे, पेड़ चलते थे और सूरज का रंग हर रोज बदलता था। उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ी, उसके चमकदार चांद जैसे चेहरे पर कभी झुर्री नहीं आई, क्योंकि परिस्तान में कोई भी बाहरी तौर पर बूढ़ा नहीं होता, बल्कि जवानी की बेहतरीन हालत में रहता है, जब तक कि उनकी मौत का समय ना आ जाए। जहां तक राजकुमार सैफ के ढांचे का संबंध है, बदर ने कुछ छोटी हड्डियों को एक हार में पिरो दिया, जिसे वो हर वक्त पहने रहती थी। बाकी हड्डियां उसने अपने सोने के कमरे में सोने के संदूक में सुरक्षित कर ली। यूं बदर जमाल ने और 100 साल जिंदगी गुजारी, यहां तक कि आखिरकार उसका समय भी आ पहुंचा। उस दिन वो अपनी पसंदीदा झील में तैर रही थी, जो हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच मलका पहाड़ की छाया में स्थित थी, जैसे वो बचपन में और सफेद देव की कैद के दौरान किया करती थी। बहुत साल पहले वो तैर रही थी, अपनी पीठ के बल शांत काले मखमली पानी में, ऊपर तारों से भरे सुंदर आसमान और चमकते हुए चांद को देखती हुई, जो नीचे पहाड़ों को सुकून देने वाली चांदी की रोशनी में नहला रहा था। उसी पल में बदर पूरी तरह खुश थी। वो दिल की गहराइयों से संतुष्ट थी। अचानक एक रोशनी का धमाका हुआ, एक नीली आग जो उसके शरीर से निकली और वो गायब हो गई। कुछ नहीं बचा सिवाय राख के, जो नीले पानी पर तैर रही थी। हमें नहीं पता कि परियां मरने के बाद कहां जाती है। हमें नहीं पता कि उनके लिए भी परलोक और स्वर्ग वैसे ही है जैसे इंसानों के लिए, लेकिन हमें उम्मीद है कि ऐसा ही होता होगा, ताकि बदर जमाल अपने प्रिय सैफ से दोबारा मिल सके और वे दोनों इकट्ठा होकर इस अजीबोगरीब खेल को देख सकें जिसे हम जिंदगी कहते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी राय जरूर दें। ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।